तांत्रिक ने गुस्से में गरज कर कहा, मैं जानता हूँ कि तू नहीं चाहता कि मैं ये अंगूठी निकालूं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। तभी बहुत जोर की बिजली कड़कने लगी थी। अचानक से चारों ओर काला धुआं छाने लगा था। हवेली का लॉन काले धुएं से भर गया था। उस काले धुएं के पीछे से यक्ष की परछाई दिखाई पड़ने लगी थी। यक्ष का पूरा स्वरूप देखकर एक बार को तांत्रिक सहम गया था। वो रक्षिता को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। फिर वो यक्ष को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा तो तू ही है वो यक्ष जिसने अपने काले घेरे का साया इस मासूम बच्ची और इसकी हवेली पर डाल रखा है। तुझे ही कैद करने के लिए मैंने ये हवन किया, आखिर तू सामने आ ही गया। तांत्रिक की झूठी बात सुनकर यक्ष को हंसी आ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, जो बात तुम में है वो तुम्हारे कपड़ों में भी। मैं तुम्हारे इस हवन क्रिया की वजह से नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी रक्षिता की रक्षा करने के लिए आया हूँ, अपने कोट की जिसकी उंगली काटकर तुम उसकी अंगूठी चुराना चाहते थे, और मुझे देखते ही तुम्हें वो लड़की मासूम लगने लगी और तुम उसके रक्षक बन गए। तांत्रिक ये सुनकर घबरा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, किसी को भी बचाना और मारना, उन्हें वश में करना और आजाद करना, ये सब हम तांत्रिकों का काम होता है। हमारी शक्ति से तू नहीं लड़ सकता। तुझे पता नहीं है कि मुझे कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। तांत्रिक भले ही अपनी बात को बहुत विश्वास के साथ कह रहा था, लेकिन उसका डर उसके चेहरे पर आ चुका था, जो यक्ष को साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। यक्ष ने उस तांत्रिक का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी शक्तियाँ मैंने भी देख ली कि कितनी हैं और किस तरह की हैं। एक तो तुम अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाए, और दूसरा किसी सड़क छाप चोर की तरह रक्षिता के हाथ की अंगूठी चुराने की कोशिश कर रहे थे। पर तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि तुम उसकी अंगूठी को कभी नहीं ले पाओगे। तुम ही क्या, इस दुनिया का कोई भी आदमी उसके हाथ से ये अंगूठी नहीं निकाल सकता। आई बात समझ में? यक्ष ने एक बार में ही उस तांत्रिक को उसकी औकात बता दी थी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्यों नहीं चुरा सकता मैं ये अंगूठी? आखिर क्या है ऐसा इस अंगूठी में जो तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? तांत्रिक की बचकानी बात सुनकर यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही उसे दी है और ये उससे कोई नहीं छीन सकता। हम दोनों को और इस अंगूठी को सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। यक्ष की बात सुनते ही तांत्रिक गुस्से से बौखला गया था। उसने चीखते हुए कहा, तो फिर तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। मैं ही तेरा काल हूँ, देखता हूँ तू मुझसे कैसे बच सकता है। इतना कहकर वो अपने कमंडल में भरे हुए जल को हाथ में लेकर संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस जल को यक्ष पर छिड़कते हुए बोला, स्वाहा। और वो जल के पड़ते ही यक्ष के शरीर में अजीब सा दर्द पैदा होने लगा। वो दर्द में कराहते हुए बोला, पाखंडी, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए यक्ष जमीन पर गिर गया। उसे देखकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि उसने ये लड़ाई जीत ली थी। तांत्रिक ने अपनी विद्या के घमंड में आकर कहा, उसे छू रहा था। मुझे तुझे खत्म करने की सुपारी मिली थी, तू दर्द में यहीं तड़प। मैं तब तक ये अंगूठी लेकर यहाँ से निकलता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक ने जल्दी से चाकू को वापस ढूंढा। चाकू मिलते ही वो उंगली को काटने के लिए रक्षिता की तरफ बढ़ा। तभी उसे एक जोर की लात पड़ी और वो दूर जा गिरा। यक्ष ने अगली लात मारकर कमंडल में रखा पानी जमीन पर गिरा दिया। पानी को इस तरह जमीन पर गिरते देख तांत्रिक जोर से चीखा, ये तूने क्या किया राक्षस? आज पूर्णिमा की रात में भी तेरी शक्तियाँ कम क्यों नहीं हो रही हैं? तुझ पर मेरी विद्या सही से काम क्यों नहीं कर रही?
यक्ष ने तांत्रिक की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस गुस्से में तांत्रिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही यक्ष तांत्रिक के पास पहुंचा, उसने गर्दन से उसे पकड़कर हवा में टांग दिया। ऐसा करने से तांत्रिक की सांस फूलने लगी। वो अपने हाथ पैर पटकने लगा। यक्ष ने तांत्रिक को हवा में ऐसे उछाला जैसे वो कोई बॉल हो और तुरंत जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही तांत्रिक की चीख निकल गई। यक्ष अपना हाथ उसकी कमर पर यक्ष ने तांत्रिक के सीने पर अपनी लात रख दी थी और उसे मसलते हुए बोला, अब तेरा ये खेल तमाशा सब खत्म हो रहा है। इतनी जोर से पटकने की वजह से तांत्रिक की पसलियां टूट गई थी। वो दर्द में छटपटाने लगा था। यक्ष गुस्से में पागल हो चुका था। उसने दोबारा से तांत्रिक को उठा लिया और हवा में ही उसे जोर जोर से घुमाने लगा। ये देखकर तांत्रिक के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसे उसकी मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। तभी फिर से यक्ष ने उसे जमीन पर पटक दिया। तांत्रिक मार खाने की वजह से लगभग मरने की कगार पर पहुंच चुका था। वो यक्ष से अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई है। मैं तुम्हारी शक्तियों को पहचान नहीं पाया। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो, वरना मैं कभी तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ता। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस मेरी जान बख्श दो। तांत्रिक हाथ जोड़कर बहुत तेज रोने लगा था। यक्ष भी अब ये समझ चुका था कि चाल अब पूरी तरह उसके पाले में है। यक्ष ने भारी आवाज में कहा, तेरी इस भूल की सजा सिर्फ मौत है। तेरा मरना तय है। तुझे अब जहन्नुम की आग में मैं खुद डाल कर आऊंगा। ये कहकर यक्ष तांत्रिक की तरफ बढ़ा। तांत्रिक अपनी मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरी जान लेने से आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर मैं जिंदा रहा तो शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि तुम्हारे किसी काम ना आ सकूं। तांत्रिक को इस बुरे वक्त में जो कुछ भी सूझ रहा था वो सारे पैंतरे अपना रहा था। तभी यक्ष ने तांत्रिक के बालों को खींच लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुझ जैसा कमजोर आदमी मेरे किसी काम का नहीं। बस अगर तू आसान मौत चाहता है तो मुझे ये बता कि तुझे यहाँ भेजा किसने। अब ये मत कहना कि तू इस लड़की के कहने पर यहाँ आया है। अगर तूने मुझसे झूठ कहा तो तेरी मौत पक्की है। तांत्रिक को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कोई सवाल भी यक्ष पूछ सकता है। उसने डरते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं इस लड़की के बुलाने पर यहाँ आया था। इसकी मदद कर रहा था। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। तांत्रिक का झूठ सुनकर यक्ष जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मुझे पता है कि रक्षिता इस बंगले में अजीब सी चीजों को देखकर घबराई हुई है। इस वजह से ही मुझसे छुटकारा पाने के लिए उसने ये हवन करवाया होगा। पर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम यहाँ तक रक्षिता के बुलाने पर ही आए हो। तुम सच बताओ कि तुम्हारा असली आका कौन है? कौन है जिसने तुम्हें यहाँ पर मुझे खत्म करने के लिए भेजा है? कौन है वो आदमी जो मेरी सच्चाई जानता है? जल्दी बताओ, वरना इतनी गंदी मौत दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तांत्रिक ने जब ये सुना तो वो डर में पसीने से भीग गया। वो अपने डर को छिपाते हुए झूठ बोलने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं तो यहाँ रक्षिता के बुलाने पर आया था। तुम चाहो तो इसे होश में ले आओ और इसी से पूछ लो। यक्ष तांत्रिक को अच्छे से समझ चुका था। उसका मुंह खुलवाना इतना आसान भी नहीं था। ये सब सोचकर उसने गुस्से में जैसे ही अपनी लात उठाकर तांत्रिक के सीने पर मारने के लिए आगे बढ़ाई, तभी तांत्रिक जोर से रोते हुए बोला, मैं सब सच बताता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर मैंने तुम्हें उस शख्स का नाम बता दिया तो तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे। अगर तुम इस बात का वादा करो तो मैं तुम्हें उसका नाम बता सकता हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर यक्ष ने कहा, नाम तो तुझे वैसे भी मुझे बताना ही पड़ेगा।
बाकी ये मेरे ऊपर है कि मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने देता हूँ या नहीं। यक्ष ने जब ये कहा तो तांत्रिक थोड़ी देर तक उसे देखता ही रह गया। तभी तांत्रिक को एक बात का ख्याल आया। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी बढ़ गई थी। तांत्रिक ने थोड़ा आराम से कहा, तुम चाहो तो मेरा गला अभी घोट सकते हो, लेकिन मेरी मौत के साथ जिसने मुझे भेजा है उसका राज भी यहीं दफन हो जाएगा। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसने तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, तो तुम्हें मुझे यहाँ से जिंदा जाने देना पड़ेगा, वरना तुम ये सच कभी नहीं जान पाओगे कि कोई है जो तुम्हें और तुम्हारी इस सच्चाई को अच्छे से जानता है। तुम्हें क्या लगा? तांत्रिक की ये चाल थोड़ी असरदार निकल रही थी। यक्ष सच में ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया था। उसने खुद के मन में कहा, इतने हजारों साल बाद किसी ने मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की है। आखिर इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा इंसान पैदा हो गया जो इतना शक्तिशाली है कि एक यक्ष से टकराने की हिम्मत कर सकता है। मुझे इस सच का पता लगाना ही होगा। यक्ष ने तांत्रिक की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुमने मुझे सारा सच बता दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तांत्रिक ये बात सुनकर खुश हो गया था। अगली सुबह जब उसे इस वक्त बस अपनी जान बचानी थी। इसी बीच हवेली के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई पड़ी। यक्ष और तांत्रिक ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा। यक्ष ने तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, उठने की हिम्मत ही ना। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। यक्ष अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन है उस दरवाजे के पीछे, लेकिन तांत्रिक के पानी का असर अभी भी उस पर था, जिसकी वजह से वो अभी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यक्ष ने सोचा, अगर मैंने इस तांत्रिक को ये बता दिया कि इस वक्त मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं, तो जरूर ये कोई नया रास्ता निकाल लेगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं खुद जाकर देख लूं। यक्ष धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर लात मारी तो उसे पता चला कि ये सिर्फ हवा की वजह से हो रहा था। यक्ष वापस तांत्रिक के पास लौट आया और उसे घसीटते हुए बाहर लॉन में ले गया। वहाँ जाकर यक्ष ने तांत्रिक को धमकाते हुए कहा, बताओगे उसका नाम जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, या फिर मैं तुम्हें यहीं खत्म कर? तांत्रिक ने हाथ जोड़कर कहा, तुम तो हर टाइम मैंने कह तो दिया कि मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम मुझे क्यों बार बार मौत की धमकी दे रहे हो? अच्छा सुनो, अब तांत्रिक ने आंखें चढ़ाकर यक्ष की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, यक्ष ने उसके सिर तुम्हारा पर दुश्मन भी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो भी तुम्हारी तरह ही एक ताकतवर यक्ष है, जिसकी शक्तियाँ भी तुम्हारे ही जैसी अद्वितीय हैं। वो आम लोगों के बीच में रहकर एक आम जिंदगी जीता है, तुम्हें कोई भी लेकिन वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्षिता वॉशरूम के अंदर तांत्रिक की बात सुनते ही यक्ष अंदर तक हिल गया था। पहुंच गया। उसने तांत्रिक से कहा, यक्ष बिरादरी के सभी लोगों को तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ, फिर आखिर ये कौन सा यक्ष है जो मुझे खत्म करना चाहता है? यक्ष को बहुत भला उसको मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यक्ष की बात को सुनकर तांत्रिक जोर से हंस पड़ा था। उसने यक्ष को चिढ़ाते हुए कहा, शावर चलाया और उसके नीचे जाकर भीख जब दो लोगों की मंजिल एक हो तो आपसी टकराव तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें नया क्या है? यक्ष को इस वक्त तांत्रिक की ये गोल गोल बातें नहीं जाननी थी। उसे सीधा सपाट सा सच जानना था कि आखिर वो दूसरा यक्ष कौन है और वो उससे क्या चाहता है। इसलिए यक्ष ने उसका गला अपने हाथों से दबाते हुए पूछा, ये अपना पाखंडी दिमाग मेरे ऊपर मत चलाना, सामने बढ़ा है, साफ साफ बता वो बड़बड़ाई, तुम कहना क्या चाहता है? यक्ष की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी वजह से तांत्रिक का दम घुटने लगा था। तांत्रिक ने यक्ष का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। बड़ी मुश्किल से तांत्रिक ने दबी हुई आवाज में कहा, देखो, अगर तुमने कुछ सेकंड और इसी तरह मुझे दबाए रखा तो मैं मर जाऊंगा। मेरा दम घुट रहा है। फिर तुम्हें सच कौन बताएगा?
तांत्रिक की लाल आंखें देखकर यक्ष ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, फिर जल्दी से कॉल भले ही तू मर जाए, हेलो मम्मी, लेकिन आप मुझे कैसी हो? उसका नाम अक्षरा ने जानना है। नाराजगी जताते हुए कहा, जल्दी बता। तू रहने दे। तांत्रिक की सांस फूलने लगी थी। वो टूटी फूटी आवाज में बोलने की कोशिश कर रहा था। रक्षिता ने अपनी जीभ दांतों में दबाते हुए कहा, मम्मी सॉरी, क्या करूं? तभी आसमान से बिजली चमकते हुए आकर जमीन पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर तांत्रिक भस्म हो अक्षरा गया। मुंह बनाते हुए बोली, यक्ष आसपास देखने लगा कि आखिर ये आग आसमान से बरसाई किसने। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी रक्षिता पर पड़ी, जो दर्द से करहा रही थी। सांस लेकर यक्ष को लगा कि रक्षिता के उठने से पहले उसे वहाँ से निकल जाना अब चाहिए। अगला पूरा वीक उसने मैं एक आपके बार पास बड़े रहूंगी। गौर से रक्षिता की आपकी ओर सारी देखा और शिकायतें धीरे से दूर कहा, कर दूंगी। मेरी वजह से इसके तुम्हें ये बाद सारी वो मुसीबत फिर से उठानी काम में पड़ लग रही, गई। पर मैं काम तुम्हें करते कुछ नहीं हुए होने दूंगा। उसे अचानक अगर उस कोई उस डायरी का दुनिया का ध्यान भी आया, आकर तो वो मुझसे बड़बड़ाई। टकराना चाहता उसने है तो एक आ डायरी सकता पढ़ है। रही थी, मैं भी लेकिन वो डायरी देखता हूँ अचानक कि वो कहाँ चली कैसे गई? मुझे ये तुमसे सोचकर अलग करेगा। वो उस डायरी को यक्ष पूरी ऐसी हवेली हालत में ढूंढने रक्षिता लगी। को छोड़कर नहीं उसने जाना हर जगह चाहता था, छान मारी, लेकिन फिर कुछ लेकिन सोचकर वो वो डायरी उसे अचानक से कहीं भी नहीं हवा में मिली। कहीं गायब हो गया था। रक्षिता थक कर बैठ गई और यक्ष के सोचने जाने लगी। के बाद उस दिन धीरे इसी धीरे basement रक्षिता में को तो थी। होश आने लगा था। जब उस जब कॉन्ट्रैक्टर रक्षिता ने मुझे अपनी बुलाया आंखें था, खोली तो पर जब उसे मैं महसूस वापस आई हुआ तो कि डायरी उसके यहाँ हाथ नहीं थी। में बहुत उसे दर्द हो रहा आसमान था। खा गया या धरती उसने निकल करहाते गई? हुए कहा, कमाल है, काम करते करते मेरा दोपहर हाथ हो इतना चुकी थी और दर्द क्यों वो कर इतना रहा है? थक गई वो कि आसपास लेटते ही देखने उसे लगी। नींद आ गई। जब उसे वो कोई ठीक नहीं सीट दिखाई में पड़ा थी तो कि उसकी नजर अचानक हवन यक्ष कुंड पर उसके पड़ी। सपने में आ उसने गया। देखा कि वो रक्षिता पूरी उसे तरह से देखकर बुझ चौंकते चुका हुए था। बोली, तांत्रिक तुम भीड़ फिर से से आ कहीं गए? दिखाई नहीं दे रहा यक्ष था। ने रक्षिता का हाथ रक्षिता ने पकड़ते हुए महसूस किया कि serious tone में उसकी कहा, अंगूठी वाली "प्लीज उंगली में रक्षिता, बेतहाशा दर्द मेरी है। बात ध्यान से उसने सुनो। खुद से कहा, रक्षिता ऐसा उसे ऐसे दर्द तभी serious होता देखकर है हैरानी से बोली, जब मैं क्या जबरदस्ती हुआ? अपनी उंगली से यक्ष अंगूठी ने निकालने गहरी की सांस कोशिश लेते हुए करती कहा, हूँ। अभी तो मैंने तुम्हारी मम्मी ऐसा को कुछ हार्ट अटैक किया आया भी है नहीं, और फिर उन्हें क्यों मुझे सिटी इतना हॉस्पिटल दर्द में हो रहा एडमिट है? करवाया गया है। उसे समझ तुम में जल्दी नहीं से आया उनके कि पास आखिर जाओ। उसकी अंगूठी इतने निकालने में की ही कोशिश झटके कौन से कर रक्षिता की सकता आंख था। खुल गई। वो उसकी खड़ी सांस होकर बहुत तांत्रिक तेज को चल रही आवाज थी। देती है, उसने जल्दी से उठकर बाबा! अपना मोबाइल लिया बाबा! और घर पर फोन किया। आप कुछ कहाँ rings हो? के बाद जब राशि ने रक्षिता फोन को उठाया। बहुत देर तक रक्षिता कोई ने जवाब राशि नहीं की मिला आवाज सुनते ही तो वो पूछा, हताश हो गई। राशि, उसके मम्मी बदन कहाँ में है? अजीब सा उनको दर्द उठ जल्दी रहा से था। फोन दे। उसे उसकी समझ आवाज नहीं आ सुनकर रहा था राशि कि रोने लगी। वो घर कैसे लौटेगी। इधर दूसरी तरफ अब अक्षरा के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आधी रात बीत चुकी थी और रक्षिता की कोई खबर नहीं मिल रही। दूध भी नहीं निकल रहा था। फिर उसने उसे उसकी मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। तभी फिर से यक्ष ने उसे जमीन पर पटक दिया। तांत्रिक मार खाने की वजह से लगभग मरने की कगार पर पहुंच चुका था। वो यक्ष से अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई है। मैं तुम्हारी शक्तियों को पहचान नहीं पाया। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने शक्तिशाली हो, वरना मैं कभी तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ता। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस मेरी जान बख्श दो। तांत्रिक हाथ जोड़कर बहुत तेज रोने लगा था। यक्ष भी अब ये समझ चुका था कि चाल अब पूरी तरह उसके पाले में है। यक्ष ने भारी आवाज में कहा, तेरी इस भूल की सजा सिर्फ मौत है। उसकी आंखों में आंसू तेरा आ गए। मरना उसे तय खुद पर है। ही गुस्सा आने लगा। तुझे अब जहन्नुम की आग में मैं खुद डाल कर आऊंगा। ये कहकर यक्ष तांत्रिक की तरफ बढ़ा। तांत्रिक अपनी मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरी जान लेने से आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर मैं जिंदा रहा तो शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि तुम्हारे किसी काम ना आ सकूं। तांत्रिक को इस बुरे वक्त में जो कुछ भी सूझ रहा था वो सारे पैंतरे अपना रहा था। तभी यक्ष ने तांत्रिक के बालों को खींच लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुझ जैसा कमजोर आदमी मेरे किसी काम का नहीं। बस अगर तू आसान मौत चाहता है तो मुझे ये बता कि तुझे यहाँ भेजा किसने। अब ये मत कहना कि तू इस लड़की के कहने पर यहाँ आया है। अगर तूने मुझसे झूठ कहा तो तेरी मौत पक्की है। अचानक कोई चलकर आया। तांत्रिक को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कोई सवाल भी यक्ष पूछ सकता है। उसने डरते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं इस लड़की के बुलाने पर यहाँ आया था, इसकी मदद कर रहा था। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा।
तांत्रिक का झूठ सुनकर यक्ष जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, इतने में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, हमें अभी पेशेंट की सर्जरी करनी मुझे पड़ेगी। पता है कि रक्षिता इस बंगले में अजीब सी चीजों को देखकर घबराई हुई है। इस वजह से मुझसे छुटकारा पाने के लिए उसने ये हवन करवाया होगा, पर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम यहाँ तक रक्षिता के बुलाने पर ही आए हो। तुम सच बताओ कि तुम्हारा असली आका कौन है? कौन है जिसने तुम्हें यहाँ पर मुझे खत्म करने के लिए भेजा है? कौन है वो आदमी जो मेरी सच्चाई जानता है? जल्दी बताओ, वरना इतनी गंदी मौत दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तांत्रिक ने जब ये सुना तो वो डर में पसीने से भीग गया। वो अपने डर को छिपाते हुए झूठ बोलने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं तो यहाँ रक्षिता के बुलाने पर आया था। तुम चाहो तो इसे होश में ले आओ और इसी से पूछ लो। यक्ष तांत्रिक को अच्छे से समझ चुका था। उसका मुंह खुलवाना इतना आसान भी नहीं था। ये सब सोचकर उसने गुस्से में जैसे ही अपनी लात उठाकर तांत्रिक के सीने पर मारने के लिए आगे बढ़ाई, तभी तांत्रिक जोर से रोते हुए बोला, मैं सब सच बताता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर मैंने तुम्हें उस शख्स का नाम बता दिया तो तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे। अगर तुम इस बात का वादा करो तो मैं तुम्हें उसका नाम बता सकता हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर यक्ष ने कहा, नाम तो तुझे वैसे भी मुझे बताना ही पड़ेगा। बाकी ये मेरे ऊपर है कि मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने देता हूँ या नहीं। कौन है? यक्ष ने जब ये कहा तो तांत्रिक थोड़ी देर तक उसे देखता ही रह गया। तभी तांत्रिक को एक बात का ख्याल आया। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी बढ़ गई थी। तांत्रिक ने थोड़ा आराम से कहा, मेरी मम्मी को ठीक कर तुम देना। चाहो तो मेरा गला अभी घोट सकते हो, लेकिन मेरी मौत के साथ जिसने मुझे भेजा है उसका राज भी यही दफन हो जाएगा। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसने तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, तो तुम्हें मुझे यहाँ से जिंदा जाने देना पड़ेगा, वरना तुम ये सच कभी नहीं जान पाओगे कि कोई है जो तुम्हें और तुम्हारी इस सच्चाई को अच्छे से जानता है। तांत्रिक की ये चाल थोड़ी असरदार निकल गई थी। यक्ष सच में ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया था। उसने खुद के मन में कहा, इतने हजारों साल बाद किसी ने मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की है। आखिर इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा इंसान पैदा हो गया जो इतना शक्तिशाली है कि एक यक्ष से टकराने की हिम्मत कर सकता है। मुझे इस सच का पता लगाना ही होगा। यक्ष ने तांत्रिक की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुमने मुझे सारा सच बता दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तांत्रिक ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसे इस वक्त बस अपनी जान बचानी थी। इसी बीच हवेली के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई पड़ी। यक्ष और तांत्रिक ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा। यक्ष ने तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? काश मैं उन्हें ठीक कर पाता। इतने में ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा उन्हें देखते ही रक्षिता के यक्ष अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन है उस दरवाजे के पीछे, लेकिन तांत्रिक के पानी का असर अभी भी उस पर था, जिसकी वजह से वो अभी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यक्ष ने सोचा, अगर मैंने इस तांत्रिक को ये बता दिया कि इस वक्त मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं, तो जरूर ये कोई नया रास्ता निकाल देगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं खुद जाकर देख लूं। यक्ष धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर लात मारी तो उसे पता चला कि ये सिर्फ हवा की वजह से हो रहा था। यक्ष वापस तांत्रिक के पास लौट आया और उसे घसीटते हुए बाहर लॉन में ले गया। वहाँ जाकर यक्ष ने तांत्रिक को धमकाते हुए कहा, बताओगे उसका नाम जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, या फिर मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर दूं? तांत्रिक ने हाथ जोड़कर कहा,
मैंने कह तो दिया कि मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम मुझे क्यों बार बार मौत की धमकी दे रहे हो? अच्छा सुनो अब। तांत्रिक ने आंखें चढ़ाकर यक्ष की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा दुश्मन भी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो भी तुम्हारी तरह ही एक ताकतवर यक्ष है, जिसकी शक्तियाँ भी तुम्हारे ही जैसी अद्वितीय है। वो आम लोगों के बीच में रहकर एक आम जिंदगी जीता है, लेकिन वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तांत्रिक की बात सुनते ही यक्ष अंदर तक हिल गया था। उसने तांत्रिक से कहा, यक्ष बिरादरी के सभी लोगों को तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ, फिर आखिर ये कौन सा यक्ष है जो मुझे खत्म करना चाहता है? भला उसको मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यक्ष की बात को सुनकर तांत्रिक जोर से हंस पड़ा था। उसने यक्ष को चिढ़ाते हुए कहा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब दो लोगों की मंजिल एक हो तो आपसी टकराव तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें नया क्या है? यक्ष को इस वक्त तांत्रिक की ये गोल गोल बातें नहीं जाननी थी। उसे सीधा सपाट सा सच जानना था कि आखिर वो दूसरा यक्ष कौन है और वो उससे क्या चाहता है। इसलिए यक्ष ने उसका गला अपने हाथों से दबाते हुए पूछा, कदम रखा। ये यक्ष ने पाखंडी दिमाग मेरे ऊपर मत चलाना, साफ बता कहना क्या चाहता है? यक्ष की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी वजह से तांत्रिक का दम घुटने लगा था। तांत्रिक ने यक्ष का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। बड़ी मुश्किल से तांत्रिक ने दबी हुई आवाज में कहा, देखो, अगर तुमने कुछ सेकंड और इसी तरह मुझे दबाए रखा तो मैं मर जाऊंगा। मेरा दम घुट रहा है, फिर तुम्हें सच कौन बताएगा? तांत्रिक की लाल आंखें देखकर यक्ष ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये देखकर भले ही तुम मर जाए, लेकिन मुझे उसका नाम जानना है, जल्दी बता। तांत्रिक की सांस फूलने लगी थी। वो टूटी फूटी आवाज में बोलने की कोशिश कर रहा था। यक्ष भी उन दोनों के पीछे कैंटीन पहुंच गया। आकाश ने खाने के लिए स्नैक्स ऑर्डर किए। तभी आसमान से बिजली चमकते हुए आकर जमीन पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर तांत्रिक भस्म हो गया। इस पर यक्ष आसपास देखने लगा कि आखिर ये आग आसमान से बरसाई किसने। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी रक्षिता पर पड़ी, जो दर्द से करहा रही थी। यक्ष को लगा कि रक्षिता के उठने से पहले उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने एक बार बड़े गौर से रक्षिता की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरी वजह से तुम्हें ये सारी मुसीबत उठानी पड़ी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर कोई उस दुनिया का भी आकर मुझसे टकराना चाहता है तो आ सकता है। मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे मुझे तुमसे अलग करेगा। यक्ष ऐसी हालत में रक्षिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अचानक से हवा में कहीं गायब हो गया था। यक्ष के जाने के बाद धीरे धीरे रक्षिता को होश आने लगा था। जब रक्षिता ने अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। उसने करहाते हुए कहा, मेरा हाथ इतना दर्द क्यों कर रहा है? वो आसपास देखने लगी। जब उसे कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उसकी नजर हवन कुंड पर पड़ी। उसने देखा कि पूरी तरह से बुझ चुका था। तांत्रिक भी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रक्षिता ने महसूस किया कि उसकी अंगूठी वाली उंगली में बेतहाशा दर्द है। उसने खुद से कहा, ऐसा दर्द तभी होता है जब मैं जबरदस्ती अपनी उंगली से अंगूठी निकालने की कोशिश करती हूँ। अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है? उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी अंगूठी निकालने की कोशिश कौन कर सकता था। रक्षिता को अकेले वो खड़ी होकर तांत्रिक को आवाज देती है, बाबा, बाबा, आप कहाँ हो? जब रक्षिता को बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो वो हताश हो गई। उसके बदन में अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे लौटेगी। लेकिन वहाँ कोई इधर दूसरी तरफ अब अक्षरा के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। अक्षरा को आधी रात बीत चुकी थी और रक्षिता की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अक्षरा ने मन ही मन सोचा और कहा, अब मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा। मैं ऐसे तो हाथ पर हाथ रखकर घर पर नहीं बैठ सकती। अक्षरा सबसे पहले राशि और रोहन के कमरे में गई। वो दोनों गहरी नींद में सो रही थी।
तो आपने मुझे अक्षरा ने ऐसे अपने पास धीरे से बुला दरवाजा लिया। बंद किया अक्षरा ने और हल्की रक्षिता के आवाज में दोस्त जवाब दिया। तन्वी को कॉल तो किया। और क्या करती? पूरी रिंग जाने तो के मेरी बाद भी सुनती कॉल कहाँ रिसीव है? नहीं हुई थी। रक्षिता मुंह बनाते अक्षरा हुए बहुत पैनिक तो आप होने मुझ लगी पर कि गुस्सा कर तभी लेती। अक्षरा के मोबाइल पर अच्छा, तन्वी ने अब कॉल आप किया। ज्यादा बात मत करो। अक्षरा ने कॉल डॉक्टर उठाते ने हुए मना कहा, किया है। तन्वी बेटा, रक्षिता अक्षरा की हालत सॉरी पर रोने इतनी लगी। रात को अक्षरा डिस्टर्ब ने कर रही हूँ उसके हाथ बेटा, पर अपना हाथ रखते लेकिन हुए एक कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब हो मैं गई है। ठीक हूँ बेटा। अक्षरा की तो बात क्यों सुनते रो ही रही है? तन्वी नींद से रक्षिता पूरी ने तरह अपने जाग आंसू चुकी पोंछ थी। लिए। अक्षरा ने यक्ष तन्वी खिड़की को पर बैठा पूरी सब बात देख रहा बताई। था। तन्वी वो ने बड़बड़ाया, कहा, आंटी आप परेशान मत होइए, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। इसके बारे में भी मैं पता तब तक करना कुछ पड़ेगा। सोचती हूँ। थोड़ी देर में अक्षरा अपनी तन्वी बात के पर घर यक्ष पहुंच खुद चुकी ही थी। हंसने लगा। अक्षरा ने कुछ दिनों तन्वी में को ही बताया, अक्षरा को हॉस्पिटल आज से वो ऑफिस भी डिस्चार्ज नहीं हो गई गया थी। था। उसके रक्षिता मैनेजर का अक्षरा कॉल को आया पकड़ने गई था। और मुझे तो उसकी लग रहा देखभाल करने है लगी। मेरी बच्ची किसी बहुत अक्षरा बड़ी ठीक मुसीबत होकर में है। धीरे-धीरे काम में तन्वी लग ने गई। जब अक्षरा की ये यक्ष बात सुनी तो अक्सर उसी उसने के घर अक्षरा में से बंधा पूछा, रहता था। आंटी कभी हो वो सकता रक्षिता के है करीब जैसा आप आता, सोच रही हैं तो वैसा कभी कुछ उसे ना देर हो, तक निहारता वो सही रहता। हो, एक बस दिन आपसे रक्षिता कांटेक्ट ना ऑफिस से कर पा वापस रही आई हो। तो उस तन्वी टाइम की बात अक्षरा सुनते ही किचन अक्षरा खाना ने बना रोते रही हुए थी। कहा, उसे देखते ही अक्षरा बेटा ने वो कहा, कभी ऐसा नहीं करती। रक्षिता, मैं जानती हूँ जनरल मेरी लगाता बच्ची के साथ तू क्या जल्दी से हुआ फ्रेश होगा। हो जा। अक्षरा की रक्षिता ये रूम बात में गई सुनकर तो उसे यक्ष की तन्वी खुशबू अचानक से एहसास चौंक हुआ। पड़ी। उसने तन्वी ने कमरे में कहा, देखा, लेकिन वहाँ उसे आंटी कोई भी नजर क्या नहीं कोई आया। ऐसी बात है जो यक्ष भौहें आपको चढ़ाकर पता है लेकिन फुसफुसाया। आप मुझे नहीं जब बता तुम रही मेरी हैं? महक तक अच्छे अक्षरा से को थोड़ी पहचानने देर के लगी। लिए तो कुछ समझ नहीं तुम आया मुझसे कि दूर रहने वो का क्या क्या कही, मतलब लेकिन है? कुछ ही देर में रक्षिता फ्रेश अक्षरा हुई ने और तन्वी बाहर से डिनर कहा, करने चली गई। बेटा अक्षरा ने बात बात दरअसल छेड़ते हुए ये है कहा, कि रक्षिता की दादी ने जो अब हवेली मुझे उसके इस घर नाम में की नहीं थी रहना। वो उसे रक्षिता बेचना ऐसे चाहती अचानक है। अक्षरा के मुंह से पैसों ये की बात दिक्कत तो सुनकर हमें है ही। हैरान हुई। वो इसी मम्मी, चक्कर में उस क्या हुआ? हवेली में आया अक्षरा जाया ने करती खींचते है। हुए जवाब दिया। मुझे लगता है तो कि वो आज क्या शायद करूं कहीं फंस रक्षिता? गई है बेटा, तुम्हारे घर लेकिन से हवेली निकलते का ही रास्ता रुपया एक मांगने जंगल वाले से सर होते पर हुए आकर जाता है। बैठ जाते हैं। इसलिए तेरे पापा ने मेरी ना जाने हिम्मत भी नहीं किस-किस पड़ से रही उधार है लिया हुआ है। कि राशि और फिर रोज रोहन कोई को ना कोई आ धमकता छोड़कर है। उसे वहाँ ये ढूंढने सुनकर जाऊं। रक्षिता ने अपनी आंखें अक्षरा ने बंद करी। तन्वी को वही वो कहानी बड़बड़ाई। बताई जिसे बताकर उसका और इतनी रक्षिता बड़ी का बात कोई मैं कैसे नुकसान भूल नहीं गई? होने वाला था। रक्षिता और अक्षरा ने जानती थी कि डिनर खत्म तन्वी किया और अपनी फिर दोस्त सोफे को पर बैठ ढूंढने जरूर उस उसने हवेली अक्षरा तक से जा कहा, सकती है। मम्मी, बस अब इसी आप उम्मीद मुझे में ये अक्षरा बताओ कि ने हमें किसका ये सब कितना तन्वी को उधार बताया देना है? था। अक्षरा जैसा एक कि डायरी अक्षरा ने लेकर आई, सोचा था जिसमें उन सभी बिल्कुल लोगों के वैसा नाम ही थे, हुआ भी। जिससे सुरेश तन्वी ने उधार अक्षरा लिया से था। कहा, रक्षिता आंटी सभी अगर नाम ऐसी नोट बात है कर तो लेती। मैं जाऊंगी उस अक्षरा हवेली ने में। हैरानी से आप पूछा, मुझे वहाँ का क्या पता करने बताओ। वाली है? अक्षरा ने रक्षिता जब ये सुना तो मुस्कुराते उसे हुए लगा जवाब कि दिया, उसने सबका सही कर्ज इंसान चुका से ये बात शेयर अब की। आप बिल्कुल भी चिंता अक्षरा ने मत तन्वी कीजिए। को हवेली जाने अक्षरा का ने पूरा पूछा, रास्ता तो तू अच्छे से और सुन के समझाया सिक्के और उससे बेचने कहा, वाली है? बेटा रक्षिता ने देखो हामी में बस अपना जंगल सर में हिला संभल दिया। कर जाना, अगले दिन वो रात का टाइम ऑफिस से है। पहले ही तुम्हें सुबह-सुबह अगर कुछ अपनी हो गया हवेली तो के लिए निकल गई। तुम्हारे घर वालों को उसने मैं क्या बेसमेंट जवाब से जाकर दूंगी। पेंटिंग के पीछे तन्वी ने छुपी अक्षरा ड्रॉर को से विश्वास एक दिलाया और पोटली कहा, निकाली और ऐसा उसमें कुछ से नहीं 5 होगा सोने के आंटी, सिक्के मैं लिए संभल कर और जाऊंगी। ऑफिस के लिए निकल आप गई। घर जाइए, दोपहर में जैसा उसने होगा नमन से पूछा, मैं कॉल करूंगी। "सर, तन्वी क्या ने मैं जल्दी आज जल्दी जल्दी कपड़े घर जा बदले और सकती हूँ? कैब बुलाकर नमन हवेली ने की पूछा। लोकेशन डाली। वो क्यों? अक्षरा भी तन्वी को रक्षिता ने कैब में जवाब बिठाकर "सर, वापस कुछ अपने घर आ अर्जेंट गई काम थी। है।" कुछ नमन देर ने में उसे कैब जाने वाला की गाड़ी परमिशन लेकर दी। उस रुद्र लोकेशन सब पर कुछ पहुंच देख गया। रहा था। तन्वी वो ने जब बड़बड़ाया, कार से बाहर देखा तो रक्षिता ऑफिस वहाँ से जल्दी आसपास क्यों कोई चली? हवेली नहीं नजर ऐसा आई। भी कौन सा अर्जेंट आगे काम बड़ा था? घना सा वो जंगल खिड़की से था। रक्षिता को कैब देखने वाले ने लगा। तन्वी से कहा, रक्षिता ने कैब में मैडम बैठने से पहले आप कहाँ अचानक इतने पीछे सुनसान मुड़कर जगह पर देखा आई तो हैं? उसकी नजर रुद्र पर तन्वी गई। खुद सब उसे कुछ उसकी समझने गहरी की आंखें कोशिश कर रही खुद थी। पर महसूस हो रही वो थी। कैब वाले को क्या लेकिन ही जवाब रक्षिता ने देती। उसने रिएक्ट कहा, नहीं किया। वो भैया, जल्दी से मैं उसी किसी को ज्वेलर की ढूंढ रही दुकान हूँ। पर पहुंच गई। उसे इसी जहाँ लोकेशन वो पर होना पहले भी चाहिए, सिक्के बेच चुकी थी। पर यहाँ तो दूर उसने दूर उन्हीं तक को वो सिक्के कुछ भी बेच दिए। दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद रक्षिता तन्वी के पास एकदम से काफी ब्लैंक रुपए हो गई जमा थी। गए। घर इतनी आने के रात बाद को ना तो उसकी रक्षिता हिम्मत सबसे जंगल पहले के उन अंदर सभी जाने की हो रही पड़ोसियों थी के घर गई, और ना ही जिनसे उसे कुछ सुरेश समझ ने आ रहा कर्ज था लिया था। कि आखिर वो सभी करे तो हैरान
क्या करे? रक्षिता ने पूरा हार उधार कर एक साथ तन्वी दे ने दिया। अक्षरा को कॉल उसके किया। बाद वो एक सेठ तन्वी के का पास कॉल गई। देखते ही अक्षरा सेठ ने ने कहा। फोन उठाकर देखा हाँ और बेटा, वो पहुंच गई क्या? रक्षिता को वहाँ देखकर तन्वी ने हैरान अक्षरा होकर को बोला, पूरी बात बताई। तो आपको अपना तन्वी की चेहरा बात दिखाने की सुनकर फुर्सत अक्षरा मिल को ही ये गई। समझ आ चुका था कि मैंने तन्वी का तुम्हारी इस मम्मी को ना वक्त जाने हवेली कितने जाना कॉल ठीक नहीं किए, है। लेकिन अक्षरा हर का फोन गला में भर बस आया एक ही जवाब मिला, उसने थोड़ा हम जल्दी शर्मिंदा आपका होते हुए उधार कहा। चुकता कर देंगे। तन्वी बेटा, अब ये बता तुम दो जहाँ कि हो तुम वहीं भी से वापस यही आ जाओ। बोलने आई हो क्या? मैं जानती हूँ कि वो रक्षिता रास्ता ने उस सेठ खतरनाक का है। कोई भी जवाब देने तेरी की किस्मत बजाय में जो अपने लिखा होगा, पर्स से रुपए वो तो निकालकर होकर ही सामने टेबल रहेगा। पर रखते हुए मैं कहा, अपनी बेटी को ये ढूंढने लीजिए, के चक्कर में पूरे किसी हैं। और की बेटी की चाहे तो जान गिन लीजिए। खतरे में नहीं डाल रुपए सकती। देखकर सेठ के चेहरे तन्वी पर ने चमक आ अक्षरा गई की सारी बातें और वो सुनी अपनी और टोन कहा, बदलते हुए बोला, आंटी आप परेशान मत अरे होइए, बिटिया, मैं देखती हूँ मुझे कि मैं तो क्या पता कर था कि सकती तुम हूँ। मेरा उधार चुकता तन्वी कर की दोगी। बात सुनकर अक्षरा ने रक्षिता उसे सेठ डांट की लगाई ओर और कहा, घूरते हुए देखा मैं और तुमसे उसे जो बिना कह कोई रही हूँ जवाब वो दिए करो। ही उठकर चली गई। तुम तुरंत वहाँ से लेकिन उसे वापस आ ये जाओ। नहीं पता था कि यक्ष मेरी वहीं मति मौजूद मारी था। गई थी कि उसे सेठ मैंने के तुम्हें ऊपर वहाँ बहुत भेजा। गुस्सा आया। मैं स्वार्थी हो इसकी गई थी। इतनी हिम्मत की तुम्हें मेरी रक्षिता कसम से है। इतनी तुम बदतमीजी लौट से आओ। बात करे। सुबह देखेंगे कि यक्ष क्या कर आगे सकते बढ़ा हैं।
और तन्वी अब अक्षरा की बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस उसी कैब में बैठ गई और कैब वाले से कहा, भैया जहाँ से आए थे वहीं वापस ले चलो। इधर रक्षिता दर्द से बुरी तरह करा रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से निकलने की सोच सके। तभी हवेली के दरवाजे पर एक कार की रोशनी पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी कार की रोशनी में चलते हुए उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उसने अपने आप में बुदबुदाते हुए कहा, आखिर इस टाइम यहाँ पर कौन आ सकता है? और आधी रात को अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?